Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss our next topic which is colligative properties. इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप्स। इसके पहले हमने राउल्स लॉ भी स्टडी कर लिया, हेनरी लॉ भी स्टडी कर लिया। हेनरी लॉ के मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिए, राउल्स लॉ के बचे हैं, मैं उसका पूरा एक लेक्चर लूंगी जो मैं ओबीएस पे बनाऊंगी, इसलिए मैंने उसको भी एक बार के लिए ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आर द ऑल दोस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे वोलेटाइल लिक्विड में, और सॉल्यूशन भी हम बाइनरी ही लेंगे। तो अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन लिया है, तब उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के नेचर और सब्सटेंस पार्टिकल के नेचर से उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमको स्टडी करनी है अब इनकमिंग लेक्चर्स में। उसमें पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम राउल्स लॉ के सेकंड पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। पर फिर से, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इससे कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, वो एक्सप्लेन करना है, तो मैं वापस से इसको लूंगी, इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैंने अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा, और वो जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का, ये साथ साथ लिखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब टॉपिक को हम डिटेल में लेते जाएंगे। तो मैं पहला टॉपिक अभी लेने वाली हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? हमने एक सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन लिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी करेंगे, देन इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolve in volatile solvent। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तभी अप्लाई होती है जबकि सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट होता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा तो इनकी वैल्यूज अच्छी आएंगी। तो हम ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये वाली चीज पढ़ चुकी है कि एक सॉल्वेंट है जिसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगी तो क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये राउल्स लॉ के सेकंड पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार हल्का सा कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैंने यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिया होता तो एक नॉर्मल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे रखा है, मैंने 298 केल्विन पे रखा है इस कंटेनर को। धीरे धीरे वो लिक्विड क्या होगा? वेपोराइज होने लगेगा और एक समय ऐसा, और यहाँ से साइमल्टेनियसली कंडेंस भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चल रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्रेशर सॉल्वेंट पार्टिकल एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखो मैंने पहले केवल सॉल्वेंट भरा है, तो उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसको हम डिनोट करते हैं। अगर केवल लिक्विड है तो जिसको हम डिनोट करते हैं, मान लो लिक्विड को मैंने सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया है तो उसको डिनोट करेंगे PA नॉट से। अब क्योंकि लिक्विड एक ही है तो हम इसको P नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंस तो केवल यही है, लिक्विड ही है, तो इसके प्रेशर को केवल P नॉट से भी हम शो कर सकते हैं कि लिक्विड एक ही है। यहाँ पे A और B इसलिए लिखा है क्योंकि अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के लिए लिखना पड़ेगा, इसलिए हम A और B लिख रहे हैं। इसी तरह से यदि मान लो इस सॉल्यूशन में अभी मैंने प्योर लिक्विड लिया था तो मैंने उसको P नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया।
अब यदि मैंने इसमें सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब NaCl टाइप का, MgSO4 टाइप का नहीं है, वो है यूरिया, शुगर या और भी इस तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उनको और हमने डिसॉल्व किया है, जो कि क्या हो रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उनको जब हमने डिसॉल्व किया है तो नॉन वोलेटाइल भी है, तो नॉन वोलेटाइल है तो वो कभी भी वोलेटाइल तो होंगे नहीं। अगर मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे और वोलेटाइल सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे, परंतु इस समय पर केवल और केवल सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है विच इज ऑक्यूपाइड ऑफ द बाय द सम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सो दैट द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, है ना। और इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ पार्टिकल गोइंग टू द वेपर फेज विल बी लेस, कम होंगे, और कम होंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन को हम डिनोट करेंगे, सॉल्यूशन को हम डिनोट करेंगे PA से, या हम केवल P से भी डिनोट कर सकते हैं। ये है सॉल्यूशन का और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम यदि इस पे राउल्ट्स लॉ लगाए तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ईच वोलेटाइल सब्सटेंस, तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू द सॉल्यूशन। तो अगर मैंने मान लिया कि A और B दो सब्सटेंस है, इसका मोल फ्रैक्शन XA है, इसका मोल फ्रैक्शन XB है, इसका भाई इसका तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो नॉन वोलेटाइल है। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमने कितना ले लिया, PA ले लिया, जिसको हम P भी लिख सकते हैं, और सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने P0 ले लिया। देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA is directly proportional to XA। अब इस PA को क्योंकि मैं P भी लिख सकती हूँ इसलिए मैं P लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, P is equals to P0 XA, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो P0 आएगा। अब ये देखो XA क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में किसका, A का, सॉल्वेंट का, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन उसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया है। तब हम जानते हैं XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होता है, 1। दैट इज व्हाई मैं क्या लिख सकती हूँ, XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दूं तो मुझे सॉल्यूशन के प्रेशर पर XB का क्या इफेक्ट होगा वो मुझे पता पड़ जाएगा। तो यहाँ निकाला P will be equals to P0 1 minus XB and this will be equals to P0 minus P0 XB। अगर इस इक्वेशन में से ये वाली टर्म इधर ले आऊं और ये वाला इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, P0 XB will be equals to P0 minus P। ये P0 माइनस P क्या है, P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो गया, चेंज इनटू द वेपर प्रेशर व्हेन सॉल्वेंट बिकम सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिनोट करेंगे डेल्टा P से, डेल्टा P से डिनोट करेंगे। ये क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पे हमको पता लगाना है। तो देखो वेपर प्रेशर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो प्रेशर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं होंगे तो प्रेशर 0 होगा, लेकिन माइनस पे कभी भी प्रेशर नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, और ये टर्म पॉजिटिव है मतलब
P नॉट माइनस P इक्वल्स टू पॉजिटिव। और अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, P नॉट ग्रेटर है P से, P नॉट ग्रेटर है P से। यही बात समझना थी मैथमेटिकली कि जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब ये हो गई हमारी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितना प्रेशर कम हुआ है, कितना प्रेशर कम हुआ है वो जानना चाहते हैं। तो वो निकलेगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution of non-volatile substance with respect to vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। जब भी हम किसी के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू को फाइंड करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं, तब हम हमेशा रेशो निकालते हैं। तो हम रेशो किसका निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो हम यहाँ पे निकालेंगे रेशो, तो ये देगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। इस इक्वेशन में अगर मैंने P नॉट से डिवाइड कर दिया तो दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां से मैंने दूसरी साइड भी डिवाइड कर दूंगी, P नॉट एक्स बी अपॉन P नॉट। और ये P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा एक्सप्रेशन बन के आ गया वो क्या आ गया, एक्स बी। तो जो बना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो है P नॉट विल बी इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो XB के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा XB का, XB के नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो XB का मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन लिया है, अगर मैंने यहाँ पे B का लिया है तो B के पार्टिकल और A का लिया है तो A के पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि XB का आ रहा है तो ये केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो क्या लिखूंगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू XB, जो कि केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ B पर डिपेंड कर रही है। अब ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल के आ गया है। ये जो फॉर्मूला है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट विल बी इक्वल टू XB, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ सकता है। अभी एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, वो है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ
अननोन सब्सटेंस। एक कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उसमें मुझे कोई सॉल्यूट मिला है, मुझे ये पता लगाना है कि ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मैं इस मेथड का यूज करती हूँ। देखो इस बात को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्ट करूंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, तो मैं इस बात को कनेक्ट करूंगी वहां पर। लेकिन यहाँ पे बात समझने की क्या है कि एक अननोन कंपाउंड मिला है, उसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हाउ वुड आई फाइंड। तो देखो मैं एक सॉल्वेंट लूंगी, पहले मैं पता लगाऊंगी कि वो सब्सटेंस कौन से सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, क्या वाटर में सॉल्यूबल है, क्या बेंजीन में सॉल्यूबल है। जिस भी सॉल्वेंट में वो सॉल्यूबल होगा, और भी ले सकते हैं हम सॉल्वेंट, टॉलिन ले सकते हैं, है ना, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, CH2 ले सकते हैं, बहुत सारे सॉल्वेंट है, हम उन सब में ट्राई करके देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूट मेरे पास में बना है, ये सब्सटेंस जो बना है, किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमको वो सब्सटेंस को पहले डिसॉल्व करना है किसी सॉल्वेंट में, और उसका क्या करना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब अगर मान लो मैंने उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, तो क्या होगा, यहां से हम एक मैनोमीटर लगाएंगे, यहां से हम एक मैनोमीटर लगाएंगे, मैं यहां लिख देती हूँ मैनोमीटर। मैनोमीटर से अटैच करेंगे, और मैनोमीटर से हम क्या करेंगे, रीडिंग को देखेंगे। जब मैनोमीटर में प्रेशर बढ़ना बंद हो जाए, तब हम क्या करेंगे, हमको पता पड़ जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया सॉल्यूशन और वेपर। उस समय हम उसके कंटेनर का प्रेशर नोट डाउन कर लेंगे। दैट प्रेशर इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन volatile substance in a suitable solvent, then fill in closed container and at equilibrium, ये पॉइंट जरूरी है, इक्विलिब्रियम आना जरूरी है। इट्स pressure will be measured by मैनोमीटर। लेट्स सपोज ये इसकी वैल्यू आती है P। अब यहाँ पे जो मैंने सॉल्वेंट लिया है, एक सुटेबल सॉल्वेंट लिया है ना, इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू हमें स्टैंडर्ड टेबल में मिल जाएगी। हम स्टैंडर्ड टेबल पर से वो वैल्यू को ले लेंगे, 298 केल्विन पर उसकी वैल्यू अवेलेबल होती है। हम सारी प्रोसेस 298 केल्विन पर ही कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, P नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड टेबल से ले लेंगे, फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन नहीं पता है ना, वही तो निकालना है हमको, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो वैल्यू हमें मिल गई मैनोमीटर से, ये वैल्यू हमने स्टैंडर्ड टेबल से ले ली, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब बात आती है इसकी, तो इसकी बात आती है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब आपको ध्यान हो तो मैंने जब स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो ये बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो जो Na के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे किससे, Nb से। तो हम Na प्लस Nb को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये वही बात है कि 1000 ग्राम शुगर में से मैंने 4 पार्टिकल शुगर के बाहर निकाल लिए, तो वो 1 केजी शुगर के वेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वेइंग मशीन पे हम उसको रखेंगे तो 1 केजी ही वेट आएगा, अगर 10-15 पार्टिकल भी निकाल लेंगे तो भी 1 केजी ही वेट आएगा। तो क्योंकि 1 केजी में बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे, और मतलब
अनकाउंटेबल, हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे बैठेंगे तो उतने में से हमने 15, 20, 100, 50 निकाल भी लिए तो कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या चीज बन जाएगी, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल्स टू number of moles of B upon number of moles of A. अब we know that number of moles of any substance will be equals to mass given upon molar mass. ये mass given का मतलब क्या है, जो हम वेइंग मशीन पे रख करके मास निकाल सकते हैं वो है ये W, और मोलर मास आपको पता है हम सबके एटॉमिक मास को प्लस करके निकाल सकते हैं मोलर मास, ठीक है, मोलर एटॉमिक मास को ऐड करके निकाल सकते हैं मोलर मास। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मास ऑफ डब्ल्यू बी लिख सकती हूँ अपॉन मास मोलर मास ऑफ बी, यहाँ पे लिख सकती हूँ मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया, ये हमने टेबल से उठा लिया, स्टैंडर्ड टेबल से, ये हमने मैनोमीटर से निकाल लिया, मेजर कर लिया, एक अननोन सब्सटेंस के लिए कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे डब्ल्यू भी क्या है, सॉल्यूट, इसका मास हम दे करके निकालेंगे, भाई सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम दे करके ही डालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वेइंग मशीन से इसका मास ले लेंगे। डब्ल्यू बी के बाद में एम बी तो मुझे फाइंड करना है, एम बी ही तो मुझे फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ एम बी ही तो सॉलिड का ही तो मास फाइंड करना है। अब ए में सॉल्वेंट मैंने जो भी लिया है, वाटर लिया है तो वाटर, बेंजीन लिया है तो बेंजीन, हम उसका मोलर मास कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, और ये जो सॉल्वेंट है इसका मास हम वे कर सकते हैं। तो देखो ये नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है, ये सारी चीजें नॉन है, केवल एक अननोन चीज है एम बी, जिसको हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कितना है। तो हम मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए इस प्रॉपर्टी का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज करते हैं। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। 2-3 न्यूमेरिकल करवा देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। पूरा क्वेश्चन लिखने का उद्देश्य क्या है कि अभी मैं खाली रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन निकाल देती और लिख देती तो आपको कभी भी क्वेश्चन को पढ़कर करना नहीं आता, क्योंकि हमें डर ही लग जाता है पढ़ने के बाद, हम उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, कैसे करें, हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझाऊं, इंफॉर्मेशन कैसे पिक आउट करना है और कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और लास्ट पार्ट की कैलकुलेशन कैसे करना है। आखिर में आप कैलकुलेशन से घबराते हो, झूठ मत बोलना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आप कैलकुलेशन देखते हो, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप घबरा जाते हो। तो वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया है, वेपर प्रेशर दिया, इट मीन्स ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, पी नॉट से, और ये है 0.850। नाउ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, एक सॉलिड है जो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मास है वो कितना है, WB इक्वल्स टू 0.5 ग्राम है। सिमिलरली आगे क्या लिखा हुआ है, एडेड टू 39.0 ग्राम बेंजीन, तो यहाँ पे मास ऑफ बेंजीन भी दे दिया, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, WA कितना दिया, 39.0 ग्राम। बेंजीन जिसका मोलर मास, बेंजीन जिसका मोलर मास कितना है, 78 ग्राम
per mole. Vapor pressure of the solution then is, तब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने डिनोट किया है P से, और ये दिया हुआ है 0.845 बार, ये भी बार में था। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Mb। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, पहले यूनिट को चेक कर लो। प्रेशर की यूनिट सेम है, सारे मासेस की यूनिट सेम है, तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट विल बी इक्वल्स टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। बच्चे गलती करते हैं फॉर्मूला लिखने में, गलती ना करो बेटा। WB मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो WB अपॉन MB आ गया, और नीचे मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला गया। इस तरह से याद रखोगे, याद रखना आपका काम है, आपको अपने तरीके बनाने होंगे याद रखने के। मैं इसी तरह से याद रखूँ, आप चाहो तो इस तरह से याद रखो। अब क्या रखें, हम वैल्यूज को प्लेस कर देते। P नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 विल बी इक्वल्स टू WB 0.5 इंटू MA 78 अपॉन WA 39 इंटू MB को हमको फाइंड आउट करना है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जितना हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो माइनस प्लस करना बहुत आसान है, ये है 0.850, आप चाहो तो यहाँ पे एक के नीचे एक लिख करके माइनस कर लो, पर बेटा ऐसे भी माइनस करना आना चाहिए। 10 में से 5 गए 5, यहां से कैरिंग ले लिया था, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0। बहुत इजी है ये वाला सब्ट्रैक्शन। अपॉन क्या है? 0.850, पॉइंट हटा देती हूँ, पॉइंट से गेम बिगड़ जाता है। पॉइंट 3 के बाद है, 3 के बाद है, हटा दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है? 0.5 इंटू, ये भी कट जाएगा। देखो 13 की टेबल में 39 आता है, सबको याद रखना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 13 3 जार 39 और 13 6 जार 78, मतलब ये 2 बार पूरा कट गया। अब आप चाहो ना तो 5 2 जार 10, 1 हो गया, ये 1 अपॉन MB। देखो आपके लिए कितना इजी हो गया, एक मिनट, आपके लिए कितना इजी हो गया। अब हमको क्या करना है? MB की वैल्यू करना है, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 850 अपॉन 5 विल बी इक्वल्स टू MB। और अगर इसको आप करेंगे डिवाइड, तो देखो ये 17 5 जार 85 होता है, तो MB की वैल्यू आ गई आपके लिए। MB विल बी इक्वल्स टू 170 ग्राम पर मोल। देखा कैलकुलेशन कितना आसान था। इस कैलकुलेशन का थोड़ा हार्ड तरीके से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम नंबर देख करके किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर को अच्छी तरह देखो और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल जरूर से आपका सही तरीके से बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, इसका नंबर भी बता देती हूँ मैं, ये है 1.9, इंटेक्स क्वेश्चन 1.9। अब देखो मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें 2.9 है, आपकी नई बुक में 1.9 इंटेक्स क्वेश्चन होगा। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 8298 केल्विन इज 23.8 mmHg। प्योर वाटर का दिया है, मतलब प्योर वाटर सॉल्वेंट है, और प्योर वाटर का हमने किससे डिनोट किया है? P नॉट से, तो हमको दिया P नॉट विल बी इक्वल टू 23.8 mmHg। नाउ क्या लिखा आगे? 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का 50 ग्राम डिजोल्व किया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है ये WB, डिजोल्व किया है 50 ग्राम एंड इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया है
तो WA इज गिवन है 850 ग्राम। अब देखो इसका मोलर मास यूरिया का दिया है, फॉर्मूला दिया है, कितना होगा 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16। इन सबको आप जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। अब WB क्या है 18 ग्राम पर मोल। वाटर का आपको याद भी होना चाहिए, नहीं तो 2 मॉलिक्यूल वाटर हाइड्रोजन थे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 16 प्लस 2 18। अब क्या है हमारे, हमको निकालना क्या चीज है, हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को क्या कह रहा है, घुमा फिरा के बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के कारण ही होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने किससे डिनोट किया है, P से। नाउ राइट द फॉर्मूला, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू WB अपॉन MB into WA into MA। वैल्यूज को प्लेस करो, P नॉट गिवन है 23.8 माइनस P अपॉन 23.8, दिस विल बी इक्वल्स टू WB 50 ग्राम, MA सॉरी यहाँ पे MA है 18, अब WA है 850 और MB है 60। सारे वैल्यूज को हमने प्लेस कर दिया। अब जहां जहां छोटा हो सकता है हम वहां वहां इसको काट देते हैं, कट कर देते हैं। कितना हो गया 6 3 18, 6 10 are 0 से 0 कैंसिल, 5 से 170, यहाँ पे और कट नहीं होगा। अब हम क्या करें, 23.8 माइनस P विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 170 इंटू 23.8। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट में कैलकुलेट करके नंबर निकाल लो। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, हम ऐसा भी कर सकते थे कि 170 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें से माइनस करते और आंसर निकालते, लेकिन उस वक्त आपको 170 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बजाय हम यहाँ पे इसको पॉइंट से आंसर निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 11, 1 3 2 6 और 1 7, 71.4 अपॉन 170। अब यहाँ पे 71.4 को डिवाइड कर लेते हैं 170 से, तो 71.4 डिवाइडेड बाय 170, डिवीजन नहीं होगा, इसके लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। और अब आपको डिसाइड करना है कि कितने टाइम्स जाएगा। 17 की टेबल नहीं भी आती है आपको, मेरे को तो आती है, और आपको अगर नहीं भी आती है तो 20 की तो आती है। 24 साल कितना होता है 800, तो 4 टाइम्स जा सकता है, क्योंकि ये देखो 20 से कम है और ये 800 से कम है, जा सकता है, हम करके देखेंगे। तो 17 4 68 होता है, तो मुझे तो पता है कि 4 टाइम्स चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 11 में से हट गए 3 एंड दिस इज, अब पॉइंट का फिर से 0 लगाएंगे तो क्या होगा 172 340, ये हो गया 0.42। So now you will get 23.8 minus P will be equals to 0.42 and अब P को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा P will be equals to 23.8 minus 0.42। इसको माइनस करें, 8 में से 2 गए 8, 7 में से 4 जाएंगे 3 पॉइंट, ये क्या आएगा mmHg। ये हमारा आ गया P।
मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या निकालना है, क्या बोला था उन्होंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकालने का बोला है। तो देखो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है पूरा, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से केवल ये वैल्यू जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 इंटू 18 अपॉन 850 इंटू 60। तो क्या होगा, 6 में जा 6, ये 0 से 0, 5 1 जा 170 और दिस विल बी इक्वल टू 3/170। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना तो कैलकुलेशन से घबराना है, ना ही क्वेश्चन पढ़कर घबराना है। क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है सारी लिखो, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Thank you for coming to the Singhania Education. Bye bye.